स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग है ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर नहीं होती। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हैं तो वाइट बॉक्स जो है स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इन डिटेल हम जो है साथ साथ उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, जब थोड़ा सा बन जाता है तो उसके बाद हम ब्लैक बॉक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के अंदर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, सिर्फ आउटर बिहेवियर वगैरह जो है वो चेक करते हैं। तो ज़रा लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर जो है हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लगाते हैं। अब ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग है उसको करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर जो है ये देने होते हैं, मीन्स इन बातों को कंसीडर करना होता है। सबसे पहले हाउ इज फंक्शनल वैलिडिटी टेस्ट, ठीक है। हम कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स अगर हम कर रहे हैं, हम इन डिटेल नहीं जा रहे, तो हम सिस्टम की जो फंक्शनल वैलिडिटी है उसको किस तरह से चेक करेंगे कि सिस्टम हमारा वैलिड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इन डिटेल नहीं जाना, तो इस वजह से इन क्वेश्चन के आंसर हम किस तरह से देंगे। तो फंक्शनल वैलिडिटी चेक किस तरह से करेंगे। हाउ इज सिस्टम बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। सिस्टम की परफॉर्मेंस आप तब भी टेस्ट कर सकते हैं जब आप उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं वो कितना टाइम ले रहा है, कितना टर्न अराउंड टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से व्हाट क्लासेस ऑफ इनपुट विल मेक गुड टेस्ट केसेस, फिर कि कौन कौन सी सिस्टम की क्लासेस या मॉड्यूल्स जिनकी बेस के ऊपर आप टेस्ट केसेस बनाएंगे वो किस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, ये वाली क्लास होगी, इनकी बेस के ऊपर ये वाला टेस्ट केस हम बना देंगे। इज द सिस्टम पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू सर्टेन इनपुट वैल्यूज, तो फिर ये भी देखना कि आपका सिस्टम कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है या हर तरह की इनपुट जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल है, सी के अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर सिर्फ टेक्स्ट हो, कोई यूजर जो अपना नाम लिखे, इसके अंदर वो जो है कोई डिजिट्स एंटर ना कर सके, ठीक है। तो वो सिर्फ एक एग्जांपल थी टेक्स्ट बॉक्स के जो टेक्स्ट है वो एंटर करने की। हाउ इज द बाउंड्रीज ऑफ डाटा क्लासेस आइसोलेटेड, फिर सिस्टम के अंदर जो ढेर सारी क्लासेस यूज हो रही हैं उन सब की जो बाउंड्रीज हैं उनको हम किस तरह से आइसोलेट करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हुए, कि ये वाली क्लास जो है आइसोलेटेड है इस क्लास से, ये वाली सेपरेट है इससे। व्हाट डाटा रेट्स एंड डाटा वॉल्यूम्स कैन द सिस्टम टॉलरेट, ठीक है। फिर आपका सिस्टम जो है वो कितना डाटा रेट जो है वो ट्रांसफर करता है, ये कितना वॉल्यूम जो है वो कंटेन कर सकता है डाटा का। What effect will specific combination of data have on system operation, ठीक है। फिर सिस्टम जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने डिफरेंट कम्बिनेशन देखने हैं, कौन सा कम्बिनेशन जो है किस तरह से काम कर रहा है, उसको क्या इफेक्ट हो रहा है आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर, ये सारी चीजें कंसीडर करनी होती हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए एक मेथड यहाँ पे है ग्राफ बेस्ड मेथड। ग्राफ बेस्ड मेथड के अंदर क्या है, जैसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते आए हैं, यहाँ पे भी क्या सिस्टम का जो भी सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ग्राफ बना लिया जाता है। अब इस ग्राफ में क्या है, ग्राफ में क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, ठीक है। ये जो बने हुए नोड इनको कह लें या इनको ऑब्जेक्ट्स कह लें, कुछ भी कह लें, और ये जो होते हैं ये हमारा एजेस होते हैं जो कि हमारे सिस्टम का फ्लो जो है बता रहे होते हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, इनके दरमियान जो है ये एडजस्ट कर दिए। अच्छा, अब ये वाला जो लिंक है जिसका कोई एरो नहीं है किसी साइड पे, ये कि अनडायरेक्टेड लिंक, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डाटा जो है वो ऑब्जेक्ट 1 से 3 की तरफ भी जा सकता है, 3 से 1 की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। नीचे ये वाली एग्जांपल कोड की हुई यहीं से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये एक न्यू फाइल बनानी है, न्यू फाइल बनाने के लिए कोई मेन्यू आपने सेलेक्ट किया है, उस मेन्यू के लिए क्या है, एक डॉक्यूमेंट विंडो आपके सामने खुल जाएगी। अब वो डॉक्यूमेंट विंडो यहाँ पे क्या है, ये एरो लगा हुआ है, इसके आगे एरो का साइन भी है, मीन्स यहाँ से आप यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। न्यू फाइल बनाने के लिए आप डॉक्यूमेंट विंडो पे जा रहे हैं और इसको जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगना चाहिए। ये कि हमने एजिस को, इन लिंक्स को वेट दे दिया, ठीक है, वेट असाइन कर दिया, इनकी लेबलिंग कर दी है। अब डॉक्यूमेंट विंडो के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होंगे, कितना विंडो का साइज होगा, क्या कलर होंगे, क्या बाउंड्री होगी, उन एट्रीब्यूट्स को देखा जाएगा। फिर यहाँ पे दो जो है वो लिंक लगाए गए हैं, दो फ्लो बताए गए हैं, तो यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, पैरेलल लिंक है, क्या एट द सेम टाइम एक से ज्यादा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह से ये भी एक लिंक दिया गया है, ठीक है, ये अनडायरेक्टेड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं।
तो इस तरह से आप अपने सिस्टम का सारा जो बिहेवियर है उसको ग्राफ की फॉर्म के अंदर जो है वो शो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इनको ये जो क्लासेस है, मॉड्यूल्स हैं, या फिर जिनको मैं नोट कह रही हूँ, इनको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिहाज से यहाँ पे डायाग्राम्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो है इनको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट टेस्टिंग है हमारे पास इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि फोकस होता है हमारी इनपुट डोमेन के ऊपर, जो इनपुट यूजर से दी जाती है उसके ऊपर, उसकी बेस के ऊपर जो जो भी सिनेरियो है, जो भी डाटा है, उसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर, इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर जो पार्टीशनिंग कर दी जाती है। ठीक है, इक्वल क्लासेस के अंदर उस डाटा को डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उस हर एक क्लास के लिए एक टेस्ट केस जो है वो बनाया जाता है। टेस्ट केस क्या होता है, जहाँ पे उस क्लास की टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकेशन रखी जाती है कि इस क्लास की जो है ये बाउंड्री चेक करनी है, इस क्लास की ये एट्रीब्यूट्स चेक करने हैं, ये क्लास इसके इक्वल है नहीं है, मींस उस क्लास से रिलेटेड जितनी भी टेस्टिंग की चीजें होंगी वो सारी उस टेस्ट केस के अंदर आ जाएंगी, और उस टेस्ट केस के थ्रू फिर उस क्लास की टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो डिटेल है थोड़ी वो मैंने नीचे यहाँ पे की हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यही वाली बातें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से टेस्ट केस जो है वो कम बनते हैं। वैसे तो ये ओवरऑल पूरे सिस्टम की करें तो कई 2000 3000 इतने ज्यादा टेस्ट केसेस बन जाते हैं पूरे सिस्टम को जो है वो टेस्ट करने के लिए। हर एक चीज के लिए, एक इंटरफेस के लिए आपके पास 200 से 300 टेस्ट केसेस बन जाएंगे हर एक चीज को चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस का ये फायदा है, हम क्लासेस के अंदर जब डिवाइड कर देते हैं डाटा को, तो हर एक क्लास के लिए एक एक हम टेस्ट केस बना लेते हैं, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो टेस्टिंग कर लेते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो कम होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक सैंपल सा दिया हुआ है कि जैसे एक कंडीशन आपको दे दी गई है, उस कंडीशन की बेस पे आप चेक करेंगे कि ये वाली हमारी स्टेटमेंट किस क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस है, वहाँ पे स्टेटमेंट से आप चेक कर लेंगे ये वाली क्लास मेरी क्लास ए से, बी से, सी से किससे रिलेट करती है, ये किससे लिंक करती है। जिस क्लास पे वो स्टेटमेंट पूरी आ रही होगी वो उसके लिए वैलिड क्लास होगी, वैलिड डाटा होगा, और जो स्टेटमेंट उस क्लास को सेटिस्फाई नहीं कर रही, उस टेस्ट केस की स्पेसिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर रही, वो उसके लिए इनवैलिड क्लास होगी, इनवैलिड डाटा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिए गए हैं, कोई भी आप ले लें स्टेटमेंट सिस्टम की, और उसके लिहाज से ये देखिए ये उसके लिए क्या है, सारी वैलिड डाटा, वैलिड क्लासेस है, और ये क्या इनवैलिड क्लासेस है। जैसे हम कहते हैं कोई भी स्टेटमेंट है रिस्पॉन्स टू एरर मैसेज। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट है आपकी, ये एरर मैसेज को रिस्पॉन्स कर रही है, आपको कोई एरर आया, आपको पॉपअप हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये वैलिड है, ये उस क्लास से रिलेट करता था। और अगर यहाँ पे हम देखें डाटा आउटसाइड बाउंड ऑफ द प्रोग्राम, कोई आपने स्टेटमेंट जो है रन की है लेकिन वो आउटसाइड द बाउंड थी। ठीक है, वो उस प्रोग्राम की बाउंड्रीज के विद इन बाउंड्री नहीं थी, विद इन लिमिटेशंस नहीं थी, आउटसाइड थी, तो वो क्या उसके लिए इनवैलिड डाटा था। ठीक है, तो इस तरह से क्लासेस बना लेते हैं, इसलिए टेस्ट केसेस भी कम लगते हैं, और हमें जो पता चल जाता है कि इस क्लास के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए ये वाली क्लासेस वैलिड है और ये वाली क्लासेस इनवैलिड है। ठीक है, अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये डायग्राम तो वही बनी हुई है, लेकिन वो पीछे वाली जो है यहाँ पे ये इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग अलग से टेस्टिंग थी, और जो ये वाली है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये अलग से टेस्टिंग है। ठीक है, डायग्राम एक जैसी है लेकिन ये टेस्टिंग दो डिफरेंट है, इनको मिक्सअप नहीं करना। ये दोनों एक दूसरे के जो है वो आप कह लें कि उल्ट है। ठीक है, एक दूसरे के जो है कंपटीशन में जा रही है। जहाँ पे जो है हमारी इक्विवेलेंस क्लास जो थी, इक्विवेलेंस पार्टीशन थी, वो क्या डिवाइड करती थी जो इनपुट डोमेन थी उसकी बेस के ऊपर, जबकि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है ये आपके आउटपुट डोमेन के ऊपर जो है ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, वहां पे तो ये था क्लासेस बनाई और पूरी क्लासेस की टेस्टिंग कर ली, लेकिन ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, यहाँ पे जो क्लासेस डिवाइड कर दी गई हैं उन क्लासेस की बाउंड्री के ऊपर, उस क्लासेस की एजेस के ऊपर जो है यहाँ पे टेस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, पूरी क्लास के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्लास की जो बाउंड्री है, यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज को हाईलाइट किया गया, तो बाउंड्री के ऊपर, उन एजेस के ऊपर जो है यहाँ पे टेस्टिंग होगी, वहां पे जो सी वैल्यूज है उनको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, यही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एरर्स अकर एट द बाउंड्री ऑफ द इनपुट डोमेन रादर देन द सेंटर।
ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है वो कंपेटिटर में आ रही है, ठीक है, सेम नहीं है। अच्छा, कंपैरिजन टेस्टिंग यूज ओनली इन सिचुएशन इन विच द रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। ठीक है, अब कंपैरिजन टेस्टिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं? मोस्टली जब हमारे बड़े क्रिटिकल सिस्टम है और वो रिलायबल बिल्कुल भी ना हो, मतलब बड़ा कम्प्लेक्स सा सिस्टम है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्टिंग करते हैं। कंपैरिजन टेस्टिंग किस तरह से करते हैं? Separate software engineering team develop independent version of an application using the same specification. जो भी आपकी टेस्टिंग की स्पेसिफिकेशन है, उन स्पेसिफिकेशन को यूज करते हुए जो है एक सेपरेट टीम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी इंजीनियर्स हैं, वो टीम जो है एक अलग से जो भी आपकी ऐप है उसका एक अलग वर्जन तैयार कर लेती है। ठीक है, आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, उन स्पेसिफिकेशन की बेस के ऊपर एक ऐप अलग से बना ली जाती है एप्लीकेशन, और फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर जो है जितना भी आपका डाटा है उसको बारी बारी टेस्ट किया जाता है कि क्या वो सारा डाटा सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, जो सारा डाटा सेम रिजल्ट दे रहा है रियल टाइम के अंदर, कोई इनके अंदर डिफरेंस तो नहीं है। इस तरह से फिर जो है उनके दरमियान कंपैरिजन कर लिया जाता है। ठीक है, एक दफा इसको रीड कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। Separate software engineer teams develop independent version of an application using the same specification. Same specification को use करते हुए एक ऐप का वर्जन बना लिया। Each version can be tested with the same test data to ensure that all provide identical output. ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी वर्जन बनते गए, आप ऐप्स आगे डेवलप करते गए, उन सबको इसी सेम डाटा जो पहले से बनाई हुई है उसी के ऊपर उसको टेस्ट करते गए, ये इंश्योर करने के लिए कि सारी जितनी भी एप्स आगे नेक्स्ट वर्जन बनाए गए हैं वो सारे आइडेंटिकल आउटपुट दे रहे हैं, सेम एक जैसे रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। देन ऑल वर्जन आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल विद रियल टाइम कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। फिर जब वो सारे बन गए, फिर उन तमाम वर्जन को जो है पैरेलल एक साथ चलाया और उनकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया कि उनके दरमियान जो कोई कंफ्लिक्ट वगैरह नहीं आ रहा, कोई चेंजेस वगैरह नहीं आ रही, सारे जो है कंसिस्टेंट है, फिक्स्ड है, और सारे जो है वो कांस्टेंट रिजल्ट आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इस तरह से कंपैरिजन टेस्टिंग जो है जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन हो वहाँ पे की जाती है। ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग, इसके अंदर क्या है? Use when the number of input parameter is small and the value that each of the parameter may take are clearly bounded. अच्छा, अब ये इसकी डिटेल मैंने नीचे लिखी है। इसके अंदर क्या है कि ये हम तब यूज करते हैं जब हमने सिस्टम बनाते हुए वहाँ पे कोई लॉजिकल एरर्स कर दिए हों। ठीक है, जब हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने कुछ लॉजिकली मिस्टेक्स कर दी हैं, लॉजिकल एरर्स कर दी हैं। ठीक है, मतलब सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है, वो चल भी रहा है, लेकिन लॉजिकली मिस्टेक कर दी है, रिजल्ट जो है वो गलत आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग करते हैं। इसके अंदर ये है कि नंबर ऑफ जो पैरामीटर हैं वो भी कम होते हैं, और जो पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर 3-4 जैसे पैरामीटर है वो भी कम होते हैं, और फिर उन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज है वो भी जो है वो लेस होती है। ठीक है, लेकिन फिर जब हम उनकी परमुटेशन करते हैं, जब हम उनकी जो है वो पावर के अंदर उनको लेके आते हैं, तो वो बड़ी इंक्रीज वैल्यूज उनकी हो जाती है। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 क्लासेस हैं XYZ, और इन तीनों की तीन जो है वो इनपुट है या फिर पैरामीटर वैल्यूज है। ठीक है, लेकिन जब हम इनको परमुटेशन देंगे, मींस 3 क्लासेस हैं, रेज टू पावर 3 करेंगे कि इनके तीनों क्लासेस के 3 पैरामीटर है, इज इक्वल टू कितने आएंगे? 27 आ जाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब है ये लेस पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर की वैल्यूज भी लेस है। ठीक है, 3 पैरामीटर है, तीनों की 3 वैल्यूज है, कम ही इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब हमने इनको परमुटेशन दी तो ये बहुत बड़ा सिस्टम बन जाएगा, फिर इसको हैंडल करना जो मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पे लॉजिकल एरर्स हमारे आ रहे हो सिस्टम के अंदर, वहाँ पे हम ऑर्थोगोनल एरर टेस्टिंग जो है करेंगे, और लॉजिकल एरर्स को फाइंड करके फिर उनकी करेक्शन की जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? न्यू स्लाइड्स ओपन की हैं।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? नो नो मैम। मैम। अब आ रही है नजर आपको, विजिबल है? यस मैम, यस मैम। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या फ़र्क आपको लगता है? होती तो मैनेजमेंट है, लेकिन जब हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, क्या समझ आती है आपको? या मैनेजमेंट ही बता दें क्या होता है? वही सीधी एक सीधी स्पेसिफिक बात। प्रोजेक्ट होता है जिसको मैनेज करना होता है। हाँ, गुड। और कोई बता रहा था? अच्छा, चलिए मैं बता देती हूँ। आपने सही बताया, जिसने भी बताया। खाली मैनेजमेंट अगर हम देखें तो वो यही होती है कि हम ओवरऑल जो है वो मैनेज ही करते रहते हैं चीज़ों को, ठीक है। उनके टाइम को देखते रहना, वो सही तरह से सेटल है नहीं है, ये मैनेजमेंट होती है। लेकिन जब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, वो रिक्वायर्ड होता है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। जब आपको खुद पता होगा तभी आप उसको जो है वो मैनेज कर सकेंगे। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है। एक स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट का, फिर आप उसको मैनेज करते हो और एट द एंड उसको टर्मिनेट करके उसकी फाइनल आउटपुट जो है वो दे रहे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो ओवरऑल आप मैनेजमेंट करते ही रहते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो ओवरऑल जो है वो एक प्रोजेक्ट होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है, विद इन अ टाइम जो है वो प्रोजेक्ट पूरा करके आपने देना होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेस, मेथड्स, स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू अचीव स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जो भी आपके प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपने फिक्स कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपके प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक गोल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, उनको आप यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स पहले आपको ये माइक ऑफ कर लें जिसका भी है, शोर आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप क्या है, डिफरेंट मेथड, स्किल्स, टैलेंट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उनकी यूज करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज फाइनल डिलीवरेबल that are constrained to a finite time scale and budget, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फाइनल डिलीवरेबल क्या होता है? जो कि फाइनल प्रोडक्ट आपने डिलीवर करना होता है, जो कि आपने पूरा सिस्टम बना के एट द एंड देना होता है, वो आर कंस्ट्रेंट टू अ फाइनाइट टाइम स्केल एंड बजट। वो विद इन अ टाइम और विद इन अ बजट आपने पूरा करके देना होता है, ठीक है। जितना बजट आपने स्पेसिफाई किया है प्लान के अंदर, वो उतना ही लगना चाहिए और उतना ही टाइम लगना चाहिए, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए। A key factor that distinguish project management from just management is that it has this final deliverable, ठीक है। एक तो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपने एक फाइनल डिलीवरेबल जो है वो कोई प्रोडक्ट देना होता है, जबकि खाली मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी नहीं देना होता, आप उसको मैनेज ही करते रहते हैं। एंड फाइनाइट टाइम स्पैन, एक फिक्स आपके पास फाइनाइट टाइम स्पैन होता है, उसी के अंदर आपने पूरा करना होता है। अनलाइक मैनेजमेंट विच इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। जबकि मैनेजमेंट तो यही है कि ऑन गोइंग आप इसको लेके चलते रहते हैं। Because of this, a project professional needs a wide range of skills, often technical skills and certainly people management skills and good business awareness, ठीक है। तो फिर ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्किल्स चाहिए, स्पेसिफिकली टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, और जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उससे जो है फुली अवेयर होना चाहिए, तभी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को आप इन 5 स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है? आप इसके अंदर प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं जो भी इस पर काम करना है। बनाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और एट द एंड इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग है और दरमियान में फिर जो भी फेजेस हैं उनको कंप्लीट करना होता है। जबकि अगर यहाँ पे सिंपल मैनेजमेंट आए तो हम ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, बस उसको मैनेज ही करते रहते हैं, ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग। स्टार्टिंग तो होगी लेकिन एंडिंग नहीं। अच्छा, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपने करनी है तो आपको किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि आपको जो भी आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, क्लासेस हैं, जो भी सिस्टम की फंक्शनल एरियाज हैं, उन सब की आपको जो है बड़ी अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उनको इंटीग्रेट किस तरह से करना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो पता होना चाहिए कि आपका जो है ओवरऑल स्कोप कितना है। कि आपका जो है प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो ओवरऑल कितना है, उस स्कोप के अकॉर्डिंग जो है आप लेते हैं। टाइम कितना यूज हो रहा है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन देख ली। इंटीग्रेशन के अंदर आपने ये देखा कि प्रोजेक्ट की जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं उनको किस तरह से कंबाइन करना है, ठीक है, उनको इंटीग्रेट किस तरह से करना है। सेकंड में स्कोप में आप ये देख लेंगे कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कि आपके प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या हैं, ठीक है। उन स्कोप्स को आपने देख लिया। फिर टाइम आ गया। टाइम के अंदर आपने देख लिया कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम स्पैन जो है वो फिक्स कर दिया गया। विद इन अ ईयर आपने इसको कंप्लीट करना है, 6 मंथ का है, कितना है, उतना टाइम जो है उसी बाउंड्री के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। फिर कॉस्ट आपने देख ली। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आपने फिक्स करके रख लिया कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कितनी कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी और फिर विद इन अ बजट उसको पूरा करना है आपने। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कोई अमाउंट फिक्स कर ली, कुछ टाइम बाद जो है फिर उसको वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसी फिक्स कॉस्ट के अंदर उसको पूरा करना है। क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन करनी चाहिए। जो आपने फिक्स फंक्शनैलिटी वहाँ पे बताई गई है उनको जो है वो पूरा करके दें। प्रोक्योरमेंट, इसमें आ जाएगा कि आप जितना भी मटेरियल ले रहे हैं, जितनी भी जो है वो शिपिंग कर रहे हैं, उन सब की एग्रीमेंट्स, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना, उस सारे का आपको पता होना ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अब आपको प्रोजेक्ट में ये पता होना चाहिए मैनेजमेंट में कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितने जो है उसके स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से प्रैक्टिशनर्स हैं, जितनी भी ह्यूमन पर्सनल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, उन सब का जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग देखना, उनकी एजुकेशन देखना, ये सारा देखना। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल जो है ये आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जितने भी प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं डेवलपमेंट टीम में, डेवलपर है, कोडर है, टेस्टर है, डिज़ाइनर है, उनके साथ, और जो एंड यूज़र है आपका जिसने उस सिस्टम को यूज़ करना है उसके साथ, ठीक है। इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि आप जितना भी सिस्टम बना रहे हैं, जितनी भी ऐप या कुछ भी आप डेवलप कर रहे हैं, वो आप बना के यूज़र को दिखा दें, वो यूज़ उसको करे, उसका फीडबैक दे, उस फीडबैक की बेस के ऊपर उसकी इम्प्रूवमेंट साथ साथ चलती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट तो ओवरऑल द प्रोसेस साथ साथ हमने चेक करना ही होता है कि किसी भी स्टेज के ऊपर जो है रिस्क नहीं आना चाहिए। जिस स्टेज के ऊपर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ये वाली जो है वो बग्स आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं या कोई रिस्क आ रहा है आपके सिस्टम के लिए, तो उसको उसी फेज के अंदर जो है रिजॉल्व करना है ताकि नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो बिल्कुल भी ना आ जाए, ठीक है। उसी फेज के अंदर उसको मिटिगेट करके फिर ही हमें आगे जाना होता है। नेक्स्ट वन इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ठीक है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी कि आपके प्रोजेक्ट के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको भी आपने साथ साथ देखना है, ठीक है। कि स्टेक होल्डर्स के अंदर आ जाएंगे सारे वो पर्सन आ जाएंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं या उनसे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कस्टमर भी आ जाएगा, एंड यूजर भी आ जाएंगे, डेवलपमेंट टीम के लोग भी आ जाएंगे, उसके अलावा सब लोग आ जाएंगे। तो इनको भी ओवरऑल मैनेज करना, इनको भी साथ साथ देखना, ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। देखिए इनमें से अब जो समझ नहीं आती वो पूछें। पीछे वाला क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। कल प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर हमने पर्ट और गैन चार्ट वगैरह देखना वो कल देख लेंगे। इसको यहीं तक खत्म कर लेते हैं। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो पूछिए। मैम इंटीग्रेशन का बता देना। इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के अंदर आप देखें आपके सिस्टम के फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं, या फिर आप ये देखें कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर, जितनी भी मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, जितनी भी क्लासेस यूज़ हो रही हैं आपके सिस्टम के अंदर, उन सबको इंटीग्रेट करना। क्योंकि आप ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग पूरे सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते होते, ठीक है। हम उनको पार्टीशनिंग के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो पार्टीशनिंग के अंदर जब डिवाइड कर लेते हैं तो फिर एट द एंड उनको इंटीग्रेट भी करना होता है। उनको अलग अलग से बना के उनकी टेस्टिंग करके एट द एंड हमने उनको इंटीग्रेट भी करना होता है। ओके। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा। एक मिनट रुके, देखते हैं अभी कितना टाइम है। अभी तो है टाइम, थोड़ा देख लेते हैं आगे। कल देख लेंगे। हो जाए। यस मैम, अजीम भाई से